इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको समझने के लिए सपोज कर लो हमारे पास में एक मैग्नेट है जिसके सामने एक स्टेशनरी कॉइल रखी हुई है। अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी है तो इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो भी हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस कॉइल को हम अटैच कर दें एक गैल्वानोमीटर से, तो गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगी, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस कॉइल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप इस मैग्नेट को मूव करवाते हो कॉइल की तरफ विद सम वेलोसिटी v, तो जैसे ही हमारा मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा, कॉइल में से गुजरने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा, हमारे गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब हमारे पास में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ बनी, और क्योंकि हमारा सर्किट क्लोज था इसलिए वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो करंट होता है ये कहलाता है इंड्यूस करंट, और ये जो ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होती है ये कहलाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो प्रोसेस होता है इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट को जनरेट करने का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब स्टूडेंट्स इसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी थी माइकल फैराडे ने। तो उन्होंने अपना एक लॉ पेश किया जिसको कहते हैं फैराडेज लॉ। अब ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फैराडे भैया सिर्फ ये कहते हैं कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड इन दैट रीजन। यानी कि सिंपली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी फैराडेज लॉ हमें ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर आप यूनिट टाइम में ज़्यादा फ्लक्स चेंज करोगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर हम यूनिट टाइम में कम फ्लक्स को चेंज करवाएंगे तो कम ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्रेस करें तो ये बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो एप्सिलॉन है ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, और डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लेंजेस लॉ, जिसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की कि कितनी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ सकता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है इसमें हम तीन तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, अगर हम कंडक्टर के या कॉइल के एरिया को कम ज़्यादा करेंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, एंड अगर हम कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज कर दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि अपने एंगल को चेंज करें, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो है बी ए कॉस थीटा, जिसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल यानी कि कॉज ऑफ थीटा के ऊपर, एंड फाइनली वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर भी। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनके साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन टाइम के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम फ्लक्स को कम टाइम में चेंज करवाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा बनेगी, और अगर हम फ्लक्स को ज़्यादा टाइम में चेंज करवा रहे हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कम बनेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास में आता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स की बात करें तो हर मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है, और उसमें से पास करने वाला जो करंट है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस और उसके नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग फैराडेज लॉ।
तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आता है इंड्यूस करंट। अब हम जानते हैं बाय ओहम्स लॉ इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास में इंड्यूस करंट बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को रिप्लेस करें तो फॉर्मूला बनेगा 1/r टाइम्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एन यूज़ नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सिंगल लूप के लिए या फिर एक सिंगल टर्न के लिए। तो अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है जिसमें वो एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे एन को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम अपने फॉर्मूले में देखें तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो टाइम के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो इंड्यूस करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सेकंड फैक्टर हमारे पास में आता है इंड्यूस्ड चार्ज। अब स्टूडेंट्स हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू आई टी या आई डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू को रिप्लेस करें तो I के फैक्टर में जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। यानी कि हमारा जो चार्ज है वो रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास में आता है इंड्यूस्ड पावर। अब स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में आपने पावर्स के फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर, यानी कि इंड्यूस करंट इंटू रेजिस्टेंस। एंड एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वी स्क्वेयर ओवर आर। तो यहाँ पे जो वी है वो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है। तो फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे इंड्यूस करंट की वैल्यू को पुट करके एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रिप्लेस करके एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो वो आपकी अपनी एबिलिटी है। तो हम इसको सिर्फ बेसिक वे में यहाँ पे चेक करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें अगर पावर की, तो पावर जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। और अगर हम यहाँ पे करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये टाइम पर भी डिपेंड करेगी। तो इंड्यूस्ड पावर जो है वो टाइम और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स एमसीक्यूज़ जो कि हमारे एमडी कैट के पास पेपर्स में अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास में है अ लूप ऑफ 5 tons of wire is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla, then area of loop shrinks at a constant rate of 10 meter square per second. The EMF induced will be। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक लूप एरिया जो वो श्रिंक हो रहा है और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। तो यहाँ पे जाहिर बात है एक EMF इंड्यूस होगी। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है n डेल्टा बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में थीटा की वैल्यू नहीं बता रखी उसने, यानी कि हम यहाँ पे अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम इसको मैक्सिमम सपोज करेंगे और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो वो 1 के इक्वल होती है। तो अगर हम इस फैक्टर को यहाँ से एलिमिनेट करें तो फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन डेल्टा बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है, और हमारी जो कॉइल है वो श्रिंक हो रही है, यानी कि एरिया चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला बन जाएगा एन, बी को साइड पे कर दिया तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 5, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 0.5 एंड स्टूडेंट्स हमारे पास में जो फैक्टर है ना डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वो है 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसने हमें क्वेश्चन में बता रखा है। तो इसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो जब आप इन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर आएगा 25 वोल्ट, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो तो कहीं पर भी नेगेटिव साइन यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारे ऑप्शंस में कहीं पर नेगेटिव साइन होता तो हम इस फॉर्मूले के अंदर भी नेगेटिव साइन इंक्लूड करते, तो फिर उसका आंसर आता -25। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में है द यूनिट ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज़। तो हमें बताना है कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का यूनिट किसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो डेल्टा फाई जो है ना इसका यूनिट होता है वेबर, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और हम जानते हैं 1 वेबर जो है वो बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, और डिवाइडेड बाय सेकंड है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारा आंसर बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड, यानी कि जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 है अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज पासिंग थ्रू अ स्टैटिक कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर, द इंड्यूस्ड EMF इज़। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पर ज़रा गौर करो। तो उसमें बोल रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और स्टैटिक कंडक्टिंग लूप है, यानी कि दोनों में कोई चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही
और जो हमारा लूप है वो भी स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इस केस में हमारा जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। पर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी, वो ज़ीरो के बराबर आएगी, यानी कि चार्ली जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ़ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल बाय रोटेटिंग द कॉइल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स इज इक्वल टू, यानी कि हमसे वो सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी कॉइल को रोटेट करवा के उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो हमारे पास में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, यानी कि जो अल्फा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 5 है, द क्वांटिटी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, यानी कि ये जो फैक्टर है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके यूनिट्स किसके बराबर होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम बात करें तो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, और इनके यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट के बराबर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ़ बोथ कॉइल एंड मैग्नेट आर मूविंग एंड फ्लक्स बिकम कांस्टेंट, कॉइल और मैग्नेट दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन जो फ्लक्स है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें बताना है ईएमएफ कितनी होगी वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में फ्लक्स कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो के बराबर है। तो अगर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो वहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो ईएमएफ बनेगी वहाँ पे। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।